हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लास 9th का मैंने प्रश्नावली 1A पढ़ा दिया हूँ और ये आज जो हमारा प्रश्नावली चलने वाला है वो क्लास 9th का प्रश्नावली 1B चलेगा। और आप लोग जानते हो ये बुक टारगेट कर रहा है, यानी कि मनोहरे। ठीक, तो मित्रों आज हम चलते हैं प्रश्नावली 1B। कौन सा? प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B। ठीक मित्रों, इसमें पहला सवाल हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हमारा जो सवाल है वो पहला सवाल है, निम्नलिखित निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। प्रतिलोम लिखिए। मित्रों, आप लोग जानते हो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, आप लोगों में पहले वीडियो में ही बताया था कि अगर कहीं पर योग है ना, योग का मतलब अगर कहीं पर प्लस है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे? ऋण कर देंगे, यानी कि हम इसको क्या कर देंगे मित्रों? माइनस कर देंगे। ऋण का मतलब माइनस कर देंगे। अगर मान लिया कहीं पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले, यानी कि तो अगर कहीं पर गुणा रहेगा ना, गुणा रहेगा तो उसको मैं किस में कर दूंगा? भाग में कर दूंगा। तो ये मित्रों योगात्मक प्रतिलोम और गुणनात्मक प्रतिलोम होता है। तो यही आपको करना है। तो इसमें मित्रों पूछ रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो आप लोग जानते हो इसमें पूछ रहा है योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर कहीं पर पूर्णांक जो आपका योग में है तो उसे ऋण में कर देंगे, और अगर ऋण में है तो उसे हम योग में कर देंगे। तो यहाँ पर मित्रों दिया है कुछ सवाल। पहला दिया है -7, और दूसरा दिया है 0, और तीसरा दिया है 1, और जो चौथा दिया है वो -a+b दिया है। ठीक मित्रों, ये चीज़ दिया है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि -7, जो हमारा -7 है, -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो मित्रों इसका अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 7 होगा। और 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है 0 होगा, क्योंकि 0 पर ना तो माइनस होता है और ना ही प्लस होता है। ठीक मित्रों, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 पे यहाँ पर धन का निशान लगा हुआ है, प्लस का। यानी कि अगर आप जानते हो कि किसी भी संख्या पर कोई निशान नहीं लगा होता है तो वहां पर हमेशा हम धन का निशान मान लेते हैं कि लगा हुआ होता है। तो योग का 1 यानी कि +1 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो -1 होगा। और -a+b का अगर योगात्मक प्रतिलोम आपको निकालने को पूछ ले तो ए माइनस ब्रैकेट में a+b का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो माइनस हट जाएगा, और ये +b होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो मित्रों ये हमारा पहला सवाल था। और चलिए अब मैं आ रहा हूं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि वितरण नियम से, किस नियम से? वितरण नियम से, वितरण नियम से, वितरण नियम से, वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। जब मित्रों ये पूछ रहा है कि 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए वितरण नियम से, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? वितरण नियम लगाएंगे। और आप जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 15 और गुणे 32, इसको वितरण नियम से हमको मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि 15 और गुणे और 32 को हम कर देंगे 30, और +2 32। अब इसके बाद में वितरण नियम यह कहता है मित्रों कि 15 का एक बार 30 में गुणा कर लीजिएगा और फिर 15 का एक बार 2 में गुणा कर लीजिएगा। तो जब मैं 15 का 30 में गुणा करूंगा तो 15 × 45 यानी कि 450 हो जाएगा, और प्लस और ये हो जाएगा 15 दूना 30। अब इसको हम जोड़ देंगे तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 450 और 30 कितना हो जाएगा? 480। कितना हो जाएगा? 480। तो आपका दूसरे सवाल का ये आंसर हो जाएगा 480। मित्रों ये हमारा दूसरा सवाल रहा। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? देखिए
तीसरा सवाल हमारा कह रहा है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की सक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। हमारा तीसरा सवाल कह रहा है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि सक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। मित्रों ये बताया गया है। तो आप लोग जानते हो कि ये भी ऐसे पूछ ले धन पूर्णांकों में एक उदाहरण से दर्शाइए कि सक्रिय पर योग का वितरण नियम असत्य है। तो यहाँ पर आपको लेट करना होगा यानी कि मानना होगा। तो मैंने माना लेट मैंने कोई दो पूर्णांक ले लिया यानी कि 3 और +4 + 5। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर योग का वितरण नियम लगाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप जानते हैं कि जो ब्रैकेट में होता है पहले मैं उसको जोड़ लूंगा। योग का वितरण नियम यही कहता है। तो हम क्या करेंगे कि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और उससे पहले क्या लिखा हुआ है 3। तो ये हो जाएगा और 3 और 9 कितने होते हैं 12। अब उसके बाद में मैं वितरण नियम कहूँगा यानी कि वितरण नियम लगाऊंगा। जब वितरण नियम लगाऊंगा योग का वितरण नियम जब मैं लगाऊंगा तो क्या करूँगा जो ये 3 है ना तो 3 + 4 एक जगह में लिख लूँगा। भाई 3 का 4 से वितरण किया और ये प्लस लगा हुआ मैं प्लस लगा दूंगा। और 3 का फिर मैं क्या करूंगा 3 का मैं 5 से वितरण करूंगा तो 3 + 5 हो जाएगा। अब फिर मैं क्या करूंगा बराबर 3 और 4 को जोड़ूंगा तो यानी कि हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 7 और यहाँ प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दूंगा और 3 और 5 हो जाएगा कितना 8। और जब मैं दोनों जो को जोड़ूंगा 7 और 8 को तो 8 7 हो जाएंगे 15। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि यानी कि 3 प्लस ब्रैकेट में 4 + 5 ये इज नॉट इक्वल टू 3 + 4 एक ब्रैकेट में और +3 + 5 एक ब्रैकेट में। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये बराबर इसके यानी कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः धन पूर्णांक में योग की सक्रिया पर योग का वितरण असत्य है। योग का वितरण क्या है असत्य है। मित्रों चौथा सवाल हमारा क्या दे रहा है क्या बता रहा है देखिए हम चौथा सवाल देख रहे हैं क्या बता रहा है। चौथा सवाल हमारा कह रहा है मित्रों कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि दर्शाइए कि क्या करना है आपको दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। क्या होता है अद्वितीय होता
है। क्या दर्शाना है भाई? हमें यह दर्शाना है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। मान लिया, मैंने माना ये एक पूर्णांक है तथा b दूसरा पूर्णांक है। b क्या है? दूसरा पूर्णांक है। तब a प्लस बी जो होता है ये भी एक पूर्णांक होगा। ये क्या होगा? पूर्णांक होगा। और b प्लस ये जो है ना, ये भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा। b प्लस ए भी एक पूर्णांक होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पहला पूर्णांक आपका 2 था और दूसरा पूर्णांक आपका 3 था। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? 2 प्लस 3 ये 5 हो गया, ये भी एक पूर्णांक है। और 3 प्लस 2 ये भी 5 हो गया, ये भी एक पूर्णांक है। अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक मित्रों, ये हमारा चौथा सवाल हो गया। फिर मैं 5वें सवाल पर आ रहा हूँ। हमारा 5वां सवाल क्या कह रहा है? देखिए 5वां सवाल हमारा क्या कह रहा है? 5वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से धन पूर्णांक छांटिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्या में से धन पूर्णांक छांटिए। क्या छांटना है? धन पूर्णांक छांटिए। निम्नलिखित संख्या में से धन पूर्णांक छांटिए। तो मित्रों, आपको इन संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटना है। किस में से? यानी कि आपका पहला संख्या है 8 माइनस 6, कामा दूसरी संख्या है 2 माइनस 5, कामा तीसरी संख्या है 1 प्लस 3, और चौथी संख्या है -3 और गुणे -4 और चौथी संख्या हमारी दी गई है 8 भाग 2 और कामा, और पांचवी संख्या दी गई है -5 ब्रैकेट में और गुणे 3 और जो छठवीं संख्या हमारी दी गई है वो दी गई है 3 और गुणे 5। तो मित्रों, ये संख्या दी गई है और इनमें हमें धनात्मक संख्या बताना है। इसमें कौन कौन सी धनात्मक संख्या है? तो मित्रों, मैं पहले लेता हूँ 8 माइनस 6 को। अगर मैंने 8 माइनस 6 को लिया, 8 माइनस 6 को, तो 8 में से 6 जाएंगी तो 2 बचेगा और 2 धनात्मक बचेगा। ठीक, तो आपका ये कह सकते हो कि धनात्मक संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो धन संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो मित्रों, आप देख रहे हो कि धन संख्या ये वाला तो हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो इसका वैल्यू निकल के आया वो धन में निकल के आया। तो 8 माइनस 6 आपका धनात्मक संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो 2 में से -5 जाएंगी तो -3 बचेगा। देखिए 2 प्लस में है और माइनस में 5 है, तो 2 में से जब -5 जाएगा तो -3 बचेगा, तो ये तो ऋणात्मक हो जाएगी, तो इसको हमें लिखना नहीं है। अगर मैं इसमें देखूं 1 और 3, इन दोनों को मैं जोड़ दूं ना तो ये +4 हो जाएंगे, और +4 जो हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी संख्या धनात्मक हो जाएंगी। तो 1 + 3 भी हमारी संख्या धनात्मक है। अब फिर अगर मैं बात करूं -3 और गुणे -4, अगर मैं इसको 4 को 3 में गुणा करूंगा तो 4 × 3 = 12 हो जाएंगी, और जब माइनस का मैं माइनस से गुणा करूंगा ना तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि -3 एक ब्रैकेट में और गुणे और -4 भी आपकी कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या ही। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, जो आप कहीं अपने कॉपी के एक कोने में लिख लेना कि अगर कहीं पर प्लस लिखा हुआ है ना और इसका मैं गुणा करा दूं प्लस से, अगर प्लस कहीं है और इसका मैं गुणा करा दिया प्लस से, तो ये हमेशा प्लस ही बनता है।
अगर कहीं पर लिखा हुआ है प्लस और इसका मैंने गुणा करा दिया माइनस से, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। अगर कहीं पर माइनस दिया हुआ है और इसका गुणा मैंने प्लस से करा दिया, तो भी ये क्या बन जाएगा, आपका माइनस बन जाएगा। अगर कहीं पर प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, प्लस और गुणा प्लस करा दिया जाए, तो भी ये प्लस ही प्राप्त होगा। अगर कहीं पर माइनस का गुणा माइनस से करा दिया जाए, तो ये हमेशा क्या मिलेगा, आपको माइनस मिलेगा। तो मित्रों, यही वाला चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो ये आप कहीं पर नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर सवाल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि मैं 4 और 3 यानी कि 3 और 4 का जब मैं गुणा कराऊंगा तो 12 हो जाएगा, और माइनस का गुणा कराऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये भी संख्या हमारी क्या बन के आ जाएगी, धनात्मक संख्या बन के आ जाएगी। अगर मैं 2 से 8 में भाग दूंगा तो 2 चौके 8 यानी कि 4 आ जाएगा, और 4 माइनस में तो जाएगा नहीं, तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, धनात्मक संख्या हो जाएगी। तो 8 भागे 2 भी हमारी कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है। और उसके बाद में फिर कामा लगाइएगा, और फिर देखिएगा, अगर मैं -5 का और 3 से गुणा कराऊंगा, तो देखिए अगर मैं 5 का 3 से गुणा कराऊंगा तो 15 तो हो जाएगा, लेकिन ये 3 पे अगर कोई संख्या नहीं लिखी, कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो मित्रों आप जान जाइए कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। और फिर अगर प्लस का माइनस से मैं गुणा करा दूंगा, प्लस का अगर मैं माइनस से गुणा करा दूंगा, तो आप यहाँ पे देखिए मैं प्लस का माइनस से गुणा कराया हूँ तो माइनस हो जा रहा है। तो यहाँ जब मैं प्लस का माइनस से गुणा कराऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और 5 15 हो जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी कैसी बन जाएगी, ये ऋणात्मक संख्या बन जाएगी, तो ये हम नहीं लेंगे। और फिर 3 गुणे 5 क्या है हमारा, 3 गुणे 5। अब 3 गुणे 5 का जब मैं गुणा कराऊंगा तो ये धनात्मक मिलेगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 5 भी हमारी कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या ही। तो मित्रों, आज का सवाल इतना ही था। और मित्रों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को शेयर करें। मैं यहाँ पर आपका क्लास 9th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो मित्रों, आप हमारा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा सकूं। मैं मानता हूं बोलने में कोई समस्या हो रही है, बट आगे से नहीं होगी। ठीक है मित्रों, तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगला प्रश्नावली हमारा हो जाएगा प्रश्नावली 1C। तो मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।